नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत। और आज हम अपने दौरान कार्य के अंतर्गत लेंगे कि पाठ्य पुस्तक का जो मूल्यांकन किया जाता है वो किन आधारों पर, यानी किन मानदंडों के आधार पर किया जाता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इन मापदंडों की। तो पहला है प्रकाशन सामग्री। पहला है प्रकाशन सामग्री। संस्कृत पाठ्य पुस्तक का जब मूल्यांकन की पुस्तक कैसी है उसका मूल्यांकन किया जाता है, सबसे पहला होता है प्रकाशन सामग्री। मापदंड के अंदर सबसे पहले प्रकाशन सामग्री के बारे में चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत देखा जाता है पुस्तक का नाम, दूसरी चीज है लेखक या लेखकगण, या तो एक लेखक हो या एक से अधिक होगा इसलिए लेखक गण। तीसरा है प्रकाशक, जिसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है पुस्तक, उसका नाम, उसके बारे में जो डिटेल होती है वो। उसके बाद है पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या कितनी है, किस प्रकार से है, वो सारी जानकारी। इसके अलावा पुस्तक का मूल्य। सबसे पहले प्रकाशन सामग्री के अंतर्गत इन सारे बिंदुओं की चर्चा की जाती है मूल्यांकन के अंतर्गत। उसके बाद है यांत्रिक तत्व। दूसरा है यांत्रिक तत्व। यांत्रिक तत्व की अगर हम बात करें तो यांत्रिक तत्वों के अंतर्गत पुस्तक का आधार तथा साज सज्जा। पुस्तक का आधार तथा साज सज्जा मतलब कि पुस्तक, यांत्रिक तत्व जो पुस्तक है वो किस आधार पर बनी हुई है, और यह साज सज्जा, उसमें जो डेकोरेशन का कार्य है वो किस प्रकार का है वो देखा जाता है। फिर है जिल्द की सुदृढ़ता। जिल्द है वो किस प्रकार की है, मजबूत है या नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाती है। फिर है कागज सही है या नहीं है वो देखा जाएगा। फिर है छपाई, प्रिंटिंग का जो कार्य किया गया है, मुद्रण का जो कार्य किया गया है वो किस प्रकार का है। पुस्तक के आधार पर उस कार्य को देखा जाता है कि अगर छोटी कक्षा है तो उनके लिए कलरफुल जो प्रिंटिंग होती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, चित्रों का समावेश होना चाहिए। और जो बड़ी कक्षा है उनके लिए अपेक्षाकृत कम चित्रों का समावेश और जो शिक्षण की सामग्री वो अत्यधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से छपाई होनी चाहिए। फिर है मार्जिन की चौड़ाई। मार्जिन की चौड़ाई से मतलब है कि जो हम देखते हैं पुस्तक का जो पृष्ठ होता है ऊपर भी इतना हाशिया छोड़ा होता है, नीचे भी इतनी जगह छोड़ी होती है, साइड में भी इतनी जगह और इधर की साइड में जगह छोड़ी होती है, तो उसके बारे में। तो ये दो बिंदु थे। इसके अलावा और भी है जो मापदंड है, अन्य मापदंडों की चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत की संगठन। है संगठन के अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है पुस्तक में, तो वो है पाठों की सामान्य योजना। पाठ है वो योजनाबद्ध है या नहीं है, या फिर ऐसे ही किताब के अंतर्गत पाठों का समावेश कर दिया गया है। तो पाठ है वो योजना के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो पाठों की सामान्य योजना को देखा जाता है। पाठों का तर्कसम्मत विभाजन। जो पाठों का विभाजन किया गया वो तर्कसम्मत होना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ भाग, अगर मान लो एक दो कोई नाटक है तो उसके 2 अंक अगर मान लो कक्षा 6 में दे दिए तो उसके आगे वाले अंक कक्षा 7 में दिए, ठीक है। या फिर उसी के अंतर्गत छोटे छोटे टुकड़ों में उस पाठ को बांट दिया गया ताकि अध्यापक को भी सुविधा और विद्यार्थी भी उसको समझने में सुविधा ले सके। तो ऐसे तर्कसम्मत विभाजन होना चाहिए।
पाठों की पूर्णता। पाठों की पूर्णता, पाठों की पूर्णता से मतलब है कि जो पाठों का समावेश किया गया है वो अपने अंदर पूर्ण शिक्षाप्रद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना शिक्षा के उन पाठों का समावेश किया गया है, ठीक है ना। अगर आधी अधूरी कविता या कहानी दे दी जाएगी तो बालकों को भी समझ में नहीं आएगी और अध्यापक को भी समझाने में समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए पाठों की पूर्णता उसमें होनी चाहिए। फिर है सारांश, पुस्तक के अंतर्गत सारांश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर है प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीजें संगठन के अंतर्गत होती है। अब है प्रस्तुतिकरण में शैली, पाठ्य पुस्तक की जो रचना की जा रही है उसकी शैली है वो सहज और सरल होनी चाहिए, जिससे कि अध्यापक को समझने में सुविधा और विद्यार्थियों को समझाने में सुविधा महसूस हो। फिर है भाषा, भाषा के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का समावेश विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए समस्या उत्पन्न करता है। फिर है निष्पक्षता, निष्पक्षता से मतलब है कि जो पुस्तक के अंदर जो पाठों का समावेश किया गया है वो किसी धर्म, जाति या फिर किसी एक ही चीज का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें अलग अलग पाठों का समावेश होना चाहिए। यानी कि उसमें निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए हर तरह के पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए। फिर है ये 4 प्रकार हम लोगों ने देखे हैं। इसके अलावा यह है उदाहरण, उदाहरणों का उचित मतलब उदाहरण भी उसके अंतर्गत दिए, जैसे कि उदाहरणों की शुद्धता, किताब के अंतर्गत कुछ उदाहरण दिए गए हों तो वो शुद्ध रूप से दिए होने चाहिए और पाठ से संबंधित होने चाहिए, इस प्रकार से ताकि मूल्यांकन में आसानी होगी। फिर है गुण, पाठ्य पुस्तक है वो विभिन्न गुणों का समावेश लिए होना चाहिए, मतलब कि जो उदाहरण उसके अंतर्गत दिए गए हैं वो किसी गुण, उनमें कोई गुण समाहित होने चाहिए, अदरवाइज उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उदाहरण, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त जिन उदाहरणों का समावेश पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किया गया है वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने चाहिए। फिर है प्रश्न, चित्र है, 21 प्रकार चित्रों का समावेश, तो विभिन्न चित्रों का समावेश मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है, इसीलिए पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के चित्रों का समावेश होना चाहिए। इसके अलावा अगला बिंदु हमारा जो है वो है प्रश्न, प्रश्न के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से संबंधित, पाठ्य पुस्तक से संबंधित जिन प्रश्नों का समावेश किया गया है वो प्रश्न पाठ्य पुस्तक या पाठ से संबंधित होने चाहिए, किसी भी अन्य प्रकार के प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। फिर है विस्तृतता, जो प्रश्न हैं वो विस्तृत होने चाहिए, यानी कि उसमें समझ में आना चाहिए किस प्रकार की चीजें हमसे पूछी गई है, तो विस्तृतता लिए हुए होने चाहिए। फिर है शिक्षक द्वारा शिक्षक और विद्यार्थियों की दृष्टि से महत्व, मूल्यांकन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो प्रश्नों का समावेश, क्योंकि प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो प्रश्नों का समावेश किया गया है वो शिक्षक और विद्यार्थियों की दृष्टि से महत्व रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस बात की जांच भी की जाती है। और लास्ट हमारा जो मूल्यांकन का मापदंड है वो है परिशिष्ट या अनुक्रमणिका। परिशिष्ट
या अनुक्रमणिका। मतलब कि परिशिष्ट में के अंतर्गत जो संदर्भ ग्रंथ होते हैं उनका समावेश होता है और अनुक्रमणिका प्रारंभ में दी होती है। तो पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए इन मापदंडों को भी देखा जाता है कि परिशिष्ट के अंतर्गत उपयुक्त संदर्भ या फिर कोई भी साहित्य उसको लिया गया है या नहीं लिया गया है, और अनुक्रमणिका के अंतर्गत उचित पाठों का समावेश या प्रश्न संख्या वो सही लिखी है नहीं लिखी है, ये चीज की जांच की जाती है। तो उसके अंदर विषय सूची अनुक्रमणिका में जो लिखी होती है विषय सूची की जांच होती है। दूसरा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से मतलब ये है कि व्यवहारिक यानी कि वो व्यवहार में ऐसी अनुक्रमणिका नहीं हो, ऐसे जैसे कि कोई अनुक्रमणिका बना दी जाती है जिसका कोई पाठों से संबंध होता ही नहीं है। और अनुक्रमणिका में होता क्या है कि पाठ दिया हुआ है, उसकी विधा लिखी होती है, जैसे संस्कृत में उसकी विधा लिखी होगी और उसका पेज नंबर लिखा होता है। हो सकता है कि विधा भी गलत लिखी हो, पेज नंबर भी गलत लिखा हो, तो उस अनुक्रमणिका का कोई काम नहीं होता है। तो व्यवहारिकता यानी कि वो व्यवहार में होनी चाहिए, विद्यार्थी उसको देखकर उसको व्यवहार में अपना सके, यानी कि प्रश्न खोलते ही वही पाठ हमारे सामने उपस्थित हो, इस प्रकार की अनुक्रमणिका होनी चाहिए। ठीक है। और परिशिष्ट मतलब कि जहाँ से ये संदर्भ पाठों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। और तो होता ये है कि कभी कभी किसी भी पुस्तक का नाम लिख दिया जाता है तो उसे संदर्भित होती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्यवहारिकता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। फिर है पूर्णता। जो संदर्भ ग्रंथ या अनुक्रमणिका दी हुई है उसमें पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपूर्ण दी गई हो और विद्यार्थी या शिक्षक के लिए वो उपयोगी ना हो। फिर है महत्व। परिशिष्ट और अनुक्रमणिका विद्यार्थियों को महत्व देने वाली होनी चाहिए। समस्या इनके कारण विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रकार देखे मापदंड के, इन्हीं को आप अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर के रूप में लिख कर लाएंगे। तो आज का हमारा दौरान कार्य ये था कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड। गृह कार्य लिखेंगे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा, समझाइए। तो जो बिंदु मैंने आपको समझाए हैं उसी के आधार पर आपको वर्णन करके लाना है। और अंत में आप सब लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।